नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 जून को पीलीभीत के दौरे पर रहेंगे। उनके प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम बरखेड़ा विकासखंड के ग्राम पतरासा कुंवरपुर में आयोजित होगा, जहां प्रशासन युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं पूरी करने में जुटा है। मौसम को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर विशाल वाटरप्रूफ पंडाल तैयार किया जा रहा है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह स्वयं मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और सभी व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और साफ सफाई सहित सभी इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर पूरे पीलीभीत और आसपास के क्षेत्रों में उत्साह का माहौल है। वहीं महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी से पहले कथित पेपर लीक का बड़ा मामला सामने आया है। पेपर लीक की आशंका के बाद राज्य शिक्षा विभाग ने परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ठाणे जिले में प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है और पूरे घटनाक्रम की जांच शिक्षा विभाग व संबंधित एजेंसियां कर रही हैं। परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। इस फैसले से लाखों अभ्यर्थियों को झटका लगा है जो परीक्षा की तैयारियों में जुटे थे। शिक्षा विभाग का कहना है कि परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए पेपर लीक की आशंका सामने आते ही परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों के अनुसार मामले में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पंजाब की राजनीति में अकाल तख्त और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे विवाद के बीच अमृतसर में आम आदमी पार्टी की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान, पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में हालिया घटनाक्रम, संगठन की रणनीति और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब अकाल तख्त की ओर से मुख्यमंत्री भगवंत मान और सिख विधायकों को 29 जून को पेश होने के निर्देश दिए गए। दूसरी ओर पार्टी नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ संगठनात्मक मजबूती और रणनीतिक मुद्दों पर मंथन किया। बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों पर काम करती रहेगी और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का अभियान जारी रहेगा। पंजाब की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के बीच इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामले की जांच में एसआईटी को एक अहम सुराग मिला है। जांच एजेंसियों के रडार पर अब मंदिर परिसर की सीसीटीवी व्यवस्था की निगरानी से जुड़े अधिकारी भी आ गए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दान पेटियों से कथित चोरी की घटनाओं के दौरान निगरानी व्यवस्था में गंभीर लापरवाही और सीसीटीवी फुटेज से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है। एसआईटी ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं सुरक्षा व्यवस्था में किसी स्तर पर चूक या मिलीभगत तो नहीं हुई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी रिकॉर्ड और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बड़ी मात्रा में नकदी भी बरामद की गई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका की गहन जांच की जा रही है और अगर किसी अधिकारी की लापरवाही या संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एसआईटी पूरे मामले की कई पहलुओं से जांच कर रही है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में 6 सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पहली बार मीडिया के सामने आए और बागी सांसदों पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को उन्होंने सम्मान और पहचान दी, उनके पार्टी छोड़ने से उन्हें दुख जरूर हुआ, लेकिन अब उन्हें ऐसे लोगों पर शर्म आती है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि विचारधारा और पार्टी के प्रति वफादारी सबसे ऊपर होती है और जो नेता निजी स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ते हैं, जनता उन्हें जवाब देगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से निराश न होने और संगठन को और मजबूत करने की अपील की। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि शिवसेना यूबीटी पहले से ज्यादा मजबूती के साथ जनता के बीच जाएगी और आगामी चुनावों में जनता ही पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को सबक सिखाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए थे, जिनके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वहीं मैनपुरी में सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर संचालित हो रहे होटलों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस क्रम में स्टेशन रोड स्थित होटल गुरु कॉन्टिनेंटल पर बाल संरक्षण अधिकारी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने औचक छापेमारी की। शुरुआती जांच में होटल में कई सुरक्षा खामियां सामने आई हैं। अधिकारियों के अनुसार होटल के पास फायर विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी नहीं है और अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामात भी नहीं थे। हाल के अग्निकांडों के बाद प्रशासन फायर सेफ्टी को लेकर विशेष अभियान चला रहा है और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई। जांच के दौरान होटल में उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्थाओं और आवश्यक दस्तावेजों की भी पड़ताल की गई। प्रशासन का कहना है कि अगर जांच में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं होटल संचालक अभिषेक राजपूत ने कार्रवाई को लेकर अपना पक्ष भी रखा है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। वहीं बलिया रेवती पहुंचे आईआरटीएस अधिकारी निर्भय नारायण सिंह ने जिले में बाढ़ और कटान की समस्याओं को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बाढ़ और कटान बलिया के लिए लंबे समय से अभिशाप बने हुए हैं और इसका स्थायी समाधान
समय की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों से बाढ़ निरोधात्मक कार्य समय पर शुरू नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण हर वर्ष बाढ़ से जनजीवन प्रभावित होता है और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता। निर्भय नारायण सिंह ने नौरंगा बुआल छपरा के ग्रामीणों की तरफ से अपने संसाधनों की गंगा की धारा मोड़ने के प्रयास की सराहना की, लेकिन इसे प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता भी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को समय रहते स्थायी समाधान करना चाहिए ताकि लोगों को ऐसे जोखिम भरे कदम न उठाने पड़े। शिक्षा के महत्व पर उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बदलने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। उन्होंने लोगों से बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की अपील करते हुए कहा कि शिक्षित युवा ही परिवार और समाज के विकास की मजबूत नींव बनते हैं। वहीं कौशाम्बी में भीषण गर्मी के बीच एक ब्लॉक परिसर में पेयजल व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई है। आरोप है कि परिसर में लगे आरओ सिस्टम लंबे समय से खराब पड़े हैं और उसकी टोटियां भी गायब है। वहीं हैंडपंप भी खराब होने के कारण लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। हालात ऐसे हैं कि ब्लॉक में आने वाले ग्राम प्रधान, फरियादी और आम नागरिकों को मजबूरी में 20 रुपए की बोतल बंद पानी खरीद कर प्यास बुझानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, अधिकारियों को भी वही खरीदा हुआ पानी पिलाया जा रहा है। जब इस मामले में खंड विकास अधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने आरओ सिस्टम खराब होने की जानकारी से अनभिज्ञता जताई। हालांकि बाद में उन्होंने जल्द ही आरओ सिस्टम को ठीक कराने का आश्वासन भी दिया। सरकारी कार्यालय में पेयजल व्यवस्था की इस स्थिति को लेकर लोगों में नाराजगी है और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं बदायूं के उजानी थाना क्षेत्र में बरेली मथुरा हाईवे पर शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। छतुइया गांव के पास मक्का लदे ट्रैक्टर ट्रॉले और मैजिक की आमने सामने की टक्कर में मैजिक सवार 11 लोग घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि मैजिक के परखच्चे उड़ गए। घायलों को पहले सीएचसी उजानी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इनमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सभी घायल कासगंज से अरबी बेचकर अपने गाँव लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉला तेज रफ्तार में था और ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे के बाद कुछ देर के लिए हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के निवासी हैं? कासमीबाद कोटरा। ये क्या हुआ आज हॉस्पिटल में भी? जी क्या हो गया ये? एक्सीडेंट हो गया साहब, कैसे हो गया भैया? ट्रोला से और टेम्पो में। कहाँ से आ रहे थे भैया आप? बरेली से आ रहे थे अभी बेच के। बरेली से अभी से आ रहे हाँ थे। जी, कैसे हुई टक्कर ये भैया? टेम्पो जा रहा था हमारा बरेली से और बलवन से ट्रोला आ रहा था, गले का भरा हुआ, ट्रोले वाले ने मार दिया। कितने जने घायल हैं भैया? इसमें 8-9 जने घायल हैं। 8-9 जने घायल हैं। तो किसी पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने क्या? हाँ जी, पुलिस को सूचना हाँ पुलिस को सूचना दे दी। अच्छा, ट्रॉली पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई अभी कुछ? अभी गाड़ी तो पकड़ गई है मगर वहीं खड़ी है। खड़ी है, वहीं पे खड़ी है। कितनी भी घटना भी है ये? हो गई। कहाँ के निवासी हैं? कासमीबाद कोटरा। ये क्या हुआ आज हॉस्पिटल में भी? वहीं रामपुर के मिलक स्थित राठौड़ा मंदिर चौराहे पर समाजवादी पार्टी ने जनसंपर्क अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान सपा नेता जयदेव यदुवंशी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों के बीच पीडीए अभियान से जुड़े कैलेंडर और पोस्टर वितरित किए। भीषण गर्मी को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने पीडीए पियाऊ लगाकर राहगीरों को ठंडा शरबत और पानी भी पिलाया। कार्यक्रम के दौरान जयदेव यदुवंशी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी की नीतियों और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। जयदेव यदुवंशी ने यह भी कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व उन्हें मौका देता है तो वो मिलक बिलासपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र स्थित माड़ी गांव की फैक्ट्री में मजदूरों को बंधक बनाकर प्रताड़ित करने के मामले में मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 22 जून को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री से 13 मजदूरों को मुक्त कराया था। आरोप है कि इन मजदूरों को करीब 2 वर्षों तक बंधक बनाकर 24 घंटे काम कराया जाता था और उनके साथ मारपीट की जाती थी। पीड़ित मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों के बताए गए हैं। मामले में फैक्ट्री मालिक अंकित बलियान की तलाश जारी है, लेकिन घटना के 5 दिन बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है। वहीं इस मामले में 2 आरोपी शिवा और प्रदीप को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पीड़ित मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया कि फैक्ट्री में 4 से 5 मजदूरों की पिटाई के बाद उन्हें बाहर फेंक दिया जाता था। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले की जांच लगातार जारी है।
वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से मुठभेड़ में घायल किए गए 25,000 रुपए के नामी बदमाश सतपाल उर्फ सत्तू की मौत के बाद जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार सतपाल एक कुख्यात अपराधी था जो लुधियाना जेल से फरवरी 2026 में फरार होने के बाद लगातार नाबालिग लड़कियों को निशाना बना रहा था। पुलिस का दावा है कि वो लड़कियों का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म करता था और उन्हें शारीरिक यातनाएं भी देता था। 19 जून को मुजफ्फरनगर से एक नाबालिग के अपहरण के मामले की जांच के दौरान पुलिस ने करीब 1000 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर उसकी पहचान की थी। 23 जून की रात पुलिस मुठभेड़ में वो घायल हुआ और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उसकी कार से पिस्टल, अवैध तमंचा, कारतूस, हथकड़ी और भी अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सतपाल पर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, दुष्कर्म और अन्य गंभीर धाराओं और अपराधों के 30 से अधिक मुकदमे दर्ज थे तथा वो 4 राज्यों की पुलिस में वांछित था। अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई भी लगातार जारी है। देखिए 19 जून 2026 को थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की नाबालिग लड़की को एक अज्ञात आदमी अपहरण करके ले गया। तो इस सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारी पुलिस ने 149/26 से एक मुकदमा पंजीकृत किया। इसके बाद 10 टीमें हमने एएसपी सिद्धार्थ साहब के नेतृत्व में लगाई, जिन्होंने लगातार काम करते हुए एक अभियुक्त जिसका नाम सतपाल और सत्तू है उसको सक्सेसफुली आइडेंटिफाई किया। यह अभियुक्त, मैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं, यह अभियुक्त 8 जिलों से, लगभग 4 राज्यों से ये अभियुक्त वांछित था। लुधियाना की जेल से ये फरवरी में फरार हुआ था। इससे पूर्व में ये 15 साल लगभग जेल में रह चुका था। 30 से ज़्यादा इस अभियुक्त में मुकदमे थे। इन मुकदमों में हर तरह के मुकदमे जैसे फाइनेंशियल क्राइम्स, एक्सटॉर्शन, मर्डर, डकैती, लूट और राइटिंग जैसे गंभीर धाराओं के मुकदमे इस अभियुक्त पे दर्ज थे। 15 साल ये ऑलरेडी जेल में बिता चुका था और जब से ये जेल से निकला था, फरवरी से ये जेल, लुधियाना जेल से भागा था, जब से ये निकला था तब से लगातार नाबालिग लड़कियों को ये एक साइको सीरियल रेपिस्ट की तरह टारगेट करता। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा नगर क्षेत्र में चोला रोड स्थित तेलिया घाट बिजली घर में रखे 10 मेगावाट के ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ओवरलोड के चलते ट्रांसफार्मर में आग लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के कारण शहर के कई इलाकों और आधा दर्जन से अधिक गाँवों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। बिजली विभाग की टीमें ट्रांसफार्मर की मरम्मत और बिजली आपूर्ति बहाल करने के काम में जुटी हैं। फिलहाल आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और घटना के कारणों की भी जांच शुरू कर दी गई है। वहीं आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की सेमीफाइनल की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले पर टिकी हैं। भारत ने अब तक 4 में से 3 मुकाबले जीतकर 6 अंक हासिल किए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया लगातार 4 जीत के साथ लगभग सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। ऐसे में भारत के लिए सबसे आसान रास्ता ऑस्ट्रेलिया को हराकर अंतिम 4 में पहुंचना है। अगर टीम इंडिया जीत दर्ज कराती है तो उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना लगभग तय हो जाएगी, और अगर भारत हार जाता है तो उसे बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले के नतीजे पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर बांग्लादेश दक्षिण अफ्रीका को हरा देता है तो सेमीफाइनल का फैसला नेट रन रेट के आधार पर होगा। ऐसे में भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला करो या मरो जैसा बन गया है। क्रिकेट प्रेमियों की नज़र अब इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर टिकी है जो टीम इंडिया की सेमीफाइनल की राह तय करेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।